हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे कि दो समांतर चालक तारों में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जैसे ये देखिए दो समांतर तार हैं PQ और RS, ये एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। इनमें धारा I1 और I2 प्रवाहित हो रही है, तो इनके एकांक लंबाई पर कितना फोर्स कार्य करेगा, यानी इनके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल यही है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा या कैसे निकल कर आएगा, तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और उसके प्रकारों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। हाँ, कुछ जो है आप लोगों के कमेंट्स थे कि सर जो है एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग बता दीजिए, तो एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग लास्ट में बता दिए जाएंगे। और इस आज की इस वीडियो में जो है हो सकता है नीचे हम लिंक जो है प्रोवाइड करते हैं, अगर बाय द वे आपको लिंक ना मिले तो आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। एम्पियर के परपथीय नियम को हम कई बार जो है करवा चुके हैं, ठीक है, इसीलिए हमने उसको होमवर्क में दिया था, शायद आप लोग कर लें, लेकिन आप लोगों की डिमांड है कि उसको जो है करवा दिया जाए, तो करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक बहुत ही मतलब आप ही लोगों का प्यारा सा जो है हर डेली मतलब डेली की वीडियो पे एक गिफ्ट आता रहता है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट्स जो है डेली आते रहते हैं, वो डेली जो है क्लास अटेंड करते हैं। उनके नाम एक बार हमें लाउंस कर देते हैं, ठीक है, जो डेली वाले बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे रिप्लाई मिला या ना मिला, मैं रिप्लाई करूं या ना करूं, आप लोग एडवांस में समझ लो कि मेरी तरफ से जो है आपको रिप्लाई मिल गया। आपने गुड इवनिंग किया तो मैं समझ लो मेरी तरफ से भी आपको रिप्लाई है गुड इवनिंग, ठीक है भाई। साइंस वाले हैं, साइंस में भी फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल मैक्सिमम चीज़ें मानकर ही सॉल्व की जाती हैं कि माना इसकी लंबाई इतनी है, बाद में वो तो जितनी होती है निकल के आ ही जाती है, तो मान लो रिप्लाई हमने दे दिया। हाँ, तो उन बच्चों के नाम देखिए, तन्वी जी हैं, एटीट्यूड गर्ल, इनके भी मैसेज डेली आते हैं वीडियो पे गुड इवनिंग सर के। शुभम यादव है, इनके स्टार्टिंग में आते थे, बीच में ये कहीं गायब हो गए थे, इस समय जो है फिर जो है उभर कर आ गए हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आते थे, बीच में कहीं गायब हो गए थे और इस समय फिर जो है वापस आ गए हैं, बैक टू पवेलियन। उसके बाद सुमित 6th A करके जो है एक कमेंट्स है, और उसके बाद लौकुस हैं, निक्की मध्यसिया हैं, अंकित ठाकुर हैं, कीर्ति देवी हैं, ठीक है, और हाँ बस इतने ही नाम हैं जो डेली जो है इन बच्चों के कमेंट्स जो है डेली आते हैं। और एक सबीना अदीब करके जो है कमेंट्स आता था, ये मतलब अभी ये जब से सीरीज़ चालू हुई है इस सीरीज़ से जो है उसके कमेंट्स जो है आने बंद हो गए हैं, तो इसके पहले हर एक वीडियो पे उनके भी कमेंट्स आते थे। तो कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर वाले हैं, ठीक है, तो हमने नाम जो आपका अनाउंस कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। आइए देखिए टॉपिक पर, ये हमारे दो समांतर तार हैं PQ और RS, ठीक है, इनमें धाराएं बह रही I1 और I2, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। और इनके बीच में कितना फोर्स कार्य करेगा, यही हमें क्या करना, सिंपली कैलकुलेट करना। तो भाई देखिए आप लोग कमेंट्स भी किए थे, सर थियरी भी लिखिए, भाई इतना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा ना, चीज़ों को अच्छे से समझा रहे हैं आप, अच्छे से समझिए ना यार। थियरी के लिए ऐप पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल है, आप लोग नोट्स बना लीजिए ना, और या वीडियो रोक के जो है खुद नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हमारी जो है थियरी कॉपी करोगे तो उतना चीज़ों को जो हम समझाना चाह रहे हैं आप उसको समझिए ना, उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो पूछिए। अब पूछने के चलिए फिलहाल जो है विवाद में कुछ डिस्कस करते हैं, बातें जो है आज की इस वीडियो में आप ही लोगों की बातें हैं तो बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए ये हमारी दो चालक तारें हैं, तो अगर किसी भी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण उस चालक के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मान लेते हैं तार PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, ठीक है। माना, देखिए माना शुरू हो गया, माना तार PQ में प्रवाहित धारा, तार PQ में प्रवाहित धारा I1 व RS में प्रवाहित धारा I2 है, ठीक है, जो एक समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, जो एक
समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कुछ अलग से हमने नहीं किया, जो आपके सामने फिगर में दिख रहा वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो तार PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? B1 बराबर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर कितना होगा? μ0 अपान 2 पाई। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग है I1 बटे R। ठीक है, और यही चीज एम्पियर के परपथीय नियम में भी था। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही थी, इसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र R दूरी पर, और R दूरी पर ये तार है, तो यहाँ पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? B1। यहाँ पे ये मान लेते हैं R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है किधर? जिसकी दिशा जो है तल के लंबवत नीचे की ओर है, दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये चालक तार हमारा RS चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पड़ा कि नहीं पड़ा? भाई देखिए, चुंबकीय क्षेत्र हमारा बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है, और इस तरीके से हमारा चालक तार ये RS, ठीक है, RS इस तरीके से रखा हुआ, तो इन दोनों के बीच देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यानी ये जो चालक तार RS हमारा, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ना, इस तरीके से। ठीक है, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। समझ गए आप सब? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे देखते हैं। तार या चालक तार, भाई हम तार लिख रहे हैं, आप लोग चालक तार लिख लीजिएगा। ठीक है, बातें समझ रहे हैं ना? आगे चालक वर्ड जोड़ लीजिएगा। चालक तार RS चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत है, के लंबवत रखा गया है। ठीक है, तो कोई भी चालक तार हो, अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी एंगल पर रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है, उस पर एक बल लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, चालक तार RS पर एक बल कार्य करेगा। ठीक है, कार्य करेगा, और वो बल कितना कार्य करेगा? F = I/B/L sin थीटा। I, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही? I2। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1। L मान लिया गया है चालक तार की लंबाई L है। ठीक है, तो आप लोग स्टार्टिंग में यहाँ जो माने हैं, तार PQ में प्रवाहित धारा I1 व I2 है, और उनकी लंबाई L है। ठीक है, इतनी चीज इसमें और भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और उनकी लंबाई कितनी है? उनकी लंबाई L है। ठीक है, ये चीज जोड़ लीजिएगा। या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तार RS जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे यहाँ जोड़ें, यहाँ नहीं जोड़ पाए तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, लंबवत रखा गया, थीटा बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री। अभी भी जो हमने वो 2 स्केल थे, उसको लेके जो आप लोगों को दिखाया किस तरीके से होगा। I2 B1 L साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फाइनली मिला क्या? इसकी जगह 1, और B1 की वैल्यू रख लो, कहाँ गया? ये रहा B1 की वैल्यू। ठीक है, तो B1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हुई है, वैल्यू रख लीजिए। I2 B1 की वैल्यू कितनी है? μ0 अपान 2 पाई I1 बटे R इंटू L। ठीक है, L बचा हुआ ना, ये F है। ठीक है, F लगने वाला फोर्स है। ठीक है, लगने वाला फोर्स F।
तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जितनी चालक तार की लंबाई, ये लंबाई से इधर गुणा दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एफ वाई एल इक्वल टू I1 I2 को एक साथ अरेंज कर लो, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बटे R। ठीक है, ये चालक तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स हो गया। ठीक है, चालक तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स आसानी से कैलकुलेट हो गया और पूरा जो है एक ही बार में बोर्ड पर आ भी गया, कहीं मिटाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आप लोगों के अकॉर्डिंग मैंने लैंग्वेज भी जो है राइट कर दिया। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल था। होमवर्क में देते तो फिर आप बोलते सर जी करवा दीजिए। हाँ, जो स्टार्टिंग में हम कुछ बोल रहे थे, जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी नाम तो मुझे नहीं पता है, शिवम ठाकुर ऐसे कुछ, हाँ कुछ करके जो है नाम था, व्हाट्सएप आया हुआ था, उस पर जो है अपवर्तनांक का एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है कि वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। यार इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन यार तुम हाई स्कूल वाले से पूछ लो, वो बता देंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बुक भी पलट लो, जहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ऐसे क्वेश्चन आप लोग पुटअप करिए, अच्छा भी लगे, नहीं हाँ मेहनत कर रहे हैं। सिंपली ये तो क्लियर है भाई, अपवर्तनांक से भाग लगा दो, आ गया आंसर। ठीक है, तो यार सड़ा सड़ा क्वेश्चन मत पूछा करो, लगे कि हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की तरफ। ठीक है, ये सभी का हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया, समझ में अच्छे से सभी लोगों को आ गया। इसके लिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। पर देखिए शिक्षक एक तरीके से जो है शिक्षक ही है आप लोगों के, तो जो है इतनी तो बात आप मान ही सकते हैं, वीडियो लाइक करने में क्या जा रहा है आपका। ठीक है, तो वीडियो जितना भी अधिक से अधिक हो सके लाइक कर दीजिए, और नहीं भी लाइक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो बच्चे डिसलाइक करते हैं उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, डिसलाइक करने वाले, आपको वीडियो नहीं पसंद आती या किसी का भी पसंद आता है, जिसकी चीज़ें आपको पसंद आए आप उससे पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे किसी को जो है बुरा भला बोलने से अच्छा है कि जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आए आप वहाँ से जो है चीज़ों को पढ़िए। क्योंकि देखिए अगर आप यही काम करते रहेंगे तो फिर नुकसान आपका है ना, नंबर ऑफ एडमिशन बनकर आप रह जाएंगे। तो भाई आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें जो है स्टार्ट की गई हैं, तो आप बिल्कुल उसका एंजॉय कीजिए और उसका आनंद उठाइए। ठीक है, उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ, कोई भी वीडियो हो 4-6 डिसलाइक तो आ ही जाता है। ठीक है, हाँ ये डिसलाइक भी आने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब डिसलाइक आता है तो थोड़ा सा अंदर से ये भावना आती है कि नहीं चलो कुछ थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ एक आध वीडियो ऐसे हैं जिस पर कोई डिसलाइक नहीं आए हैं, तो आने भी चाहिए। लेकिन डिसलाइक के साथ साथ अगर आप लोग अपना रीज़न भी बता दें, सर ये चीज़ हमको नहीं पसंद आई इसलिए हम वीडियो को डिसलाइक मार रहे हैं, तो और अच्छी बात है, तो मैं उसे इम्प्रूव कर लूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। खैर बातें बहुत हो गई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या चीज़ है, पहले तो इस बात को समझेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई परिपथ है। ठीक है, कोई परिपथ है, तो अगर परिपथ में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो किसी भी परिपथ में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक चुंबकीय फ्लक्स भी जनरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स भी जनरेट होता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स यानी अगर हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर परिपथ हमारी क्या होती है, बंद होती है, तो एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, और इस घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई, राइट कर लेंगे आप लोग। इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर इसके टाइप को देखा जाए तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्वाप्रेरण। ठीक है,
स्वप्रेरण, और दूसरा होता अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण। ठीक है, अब स्वप्रेरण क्या चीज़ है और अन्योन प्रेरण क्या चीज़ है? जैसा कि नाम से क्लियर है कि स्वप्रेरण यानी जो कुछ भी होगा वो खुद के कारण होगा। जैसे कोई हमारी इस तरीके की कुंडली है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक कुंडली है, इसमें हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने की वजह से क्या होता है, इस कुंडली के चारों ओर क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, तो इस कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं पास करेंगी। क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं पास करेंगी। और जब ये चुंबकीय बल रेखाएं पास करेंगी तो अगर हम इसके मान में चेंजेस करेंगे या परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके मान में परिवर्तन करने की वजह से क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यानी ये खुद के घटना की वजह से, यानी इसी से संबंधित है। ठीक है, परिवर्तन इसी कुंडली में किया जा रहा है और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा भी इसी कुंडली में उत्पन्न हो रही। ठीक है, तो यानी ये स्वयं यानी इटसेल्फ, ठीक है, जिसे सेल्फ इंडक्शन भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, और यही जैसे मान लीजिए पास पास दो कुंडली रखी गई हो, ठीक है, पास पास दो कुंडली रखी गई हो, एक, ठीक है, अब देखिए पास पास दो कुंडली रखी हुई, एक में धारा प्रवाहित हो रही है और जो भी परिवर्तन हम कर रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं इसी कुंडली में कर रहे हैं। ठीक है, इसके मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसके मान में परिवर्तन करने की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल जब इस पे उत्पन्न होता है, यानी पास रखी दूसरी कुंडली में उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब थोड़ा सा जो है स्वप्रेरण गुणांक की बात कर ली जाए और अन्योन प्रेरण गुणांक की भी बात कर ली जाए। ठीक है, हालांकि जो है स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, यानी कि सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात जो है ये सीरीज स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो है बात की गई थी, उसको हमने डिस्कस भी किया था, हमने आपको उसको डिराइव भी करवाया था। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हाल तो हम बता ही रहे हैं, थोड़ा सा जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो है स्वप्रेरण वाला जो है खुद डिराइव करिएगा। ठीक है, और अन्योन प्रेरण चलिए हम डिराइव करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो स्वप्रेरण आप लोग खुद से डिराइव करिएगा और अन्योन प्रेरण चलिए हम डिराइव करवा देते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं आएगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछेंगे तो हम फिर बता देंगे, लेकिन पहले कुछ ट्राई तो कीजिए। चलिए, हम मान लेते हैं कि ये पास पास दो कुंडलियां रखी गई हैं। ठीक है, ये हमारी प्राथमिक कुंडली हो गई, ये हमारी द्वितीयक कुंडली हो गई। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, ये कुंडली जो है इस नंबर ऑफ टर्न्स, तो फेरों की संख्या मान ली हमने NP है। दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या हमने मान लिया NS है, S फॉर सेकेंडरी यानी कि दूसरा, और P फॉर प्राथमिक यानी कि पहली, और इसमें IP धारा प्रवाहित हो रही, इसमें क्या हो रही, IP धारा प्रवाहित हो रही। तो IP धारा प्रवाहित होने की वजह से क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ये चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी भी कुंडली से होकर पास करेंगी, तो दूसरी कुंडली से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, NS phi S। ठीक है, माना दूसरी कुंडली से दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स phi S है, कितना है, phi S है। ठीक है, यदि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या NS हो तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा,
तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, NS phi s। ठीक है, होगा भाई। अगर एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स phi s है, तो अगर 10 कुंडली है तो phi s phi s phi s कितनी बार, 10 बार, तो यानी सीधे 10 phi s। यहीं पर 10 ना होके NS मान लिया गया तो N इंटू phi s। इतनी बात क्लियर। और ये चुंबकीय फ्लक्स, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये आपका क्या है, पहली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है इसी के कारण है ना। धारा का मान अगर हम कम करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान ज्यादा होगा। यानी ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि क्या है, NS phi s ये प्रोपोर्शनल है किसके, IP के। ठीक है, पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है IP प्रोपोर्शनल NS phi s। ठीक है, या ऐसे ही रहने दो सिंपल, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया जाता है जिसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, M से डिनोट करते हैं। तो NS phi s इक्वल टू कितना आ जाएगा, MIP, जहां M अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। सिंपल, चीजें समझ में आ गई। तो अब अन्योन प्रेरण गुणांक M इक्वल टू कितना हो जाएगा, IP से इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, NS phi s बटे IP। ठीक है, NS phi s बटे IP। यदि IP बराबर 1 एम्पियर, यानी इसमें अगर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो, यदि IP बराबर 1 एम्पियर हो तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा, नीचे 1 से भाग करेंगे वही चीज आएगा, NS phi s। ठीक है, अब देखिए यहां से म्यूचुअल इंडक्शन की परिभाषा भी बन सकती है। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो दूसरी कुंडली का, ठीक है, दूसरी कुंडली का या कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है। भाई यह है क्या, कुल चुंबकीय फ्लक्स की संख्या है ना, कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है। ठीक है, पूरा डिटेल में अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। ठीक है, तो ये है क्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक। तो किसी कुंडली का म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक दूसरी कुंडली से संबंधित कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तब। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको बना लो 1, इसको बना लो आप 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चीज़ें क्लियर। अब थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी खिर खिर की आवाज़ आ रही थी, ये भाई आपका माइक ही है। ठीक है, जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो माइक जो है फ्लोर के साथ जो है फ्रिक्शन क्रिएट करता है, यानी घर्षण बल, और उसी घर्षण बल का आवाज़ आपको सुनाई देता है। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार जो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
दूसरी कुंडली से संबंधित या कुल फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये डेफिनेशन याद है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम है। फैराडे साहब का कहना है कि अगर किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो उसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल ES है भाई, फ्लक्स परिवर्तन दूसरी कुंडली में हो रहा है ना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दूसरी ही कुंडली में उत्पन्न होगा, पहले में तो आएगा नहीं। तो ES इक्वल टू माइनस कुल फ्लक्स कितना था N फाई S बाई dt। ठीक है, NS को अंदर भेज दो, माइनस D NS फाई S बाई dt। ठीक है, NS फाई S है क्या चीज, यहां देखिए MP लिख सकते हैं, लिख लो वैल्यू ES इक्वल टू माइनस D बाई dt MIP x। ठीक है, MIP सिंपल, M को बाहर ले लो, ES इक्वल टू माइनस M DIP बटे dt। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक M बराबर क्या हो जाएगा, यहां से M इक्वल टू ये सारी चीज इसके साथ गुणे में है, दूसरी साइड आएंगे भाग में हो जाएंगे, ES माइनस भी इधर लगा लो बटे DIP बटे dt। सिंपल, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के टर्म में म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक आ गया। अब यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड, ठीक है, 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, तब यदि DIP बाई dt इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो सिंपल समझते हैं कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES इक्वल टू कितना होता है, माइनस D फाई S बाई dt। ये फार्मूला याद है, ये एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन है। अब कुंडली की संख्या कितनी है, NS, तो इसलिए NS से यहाँ पे डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर लिया पहले ही। ठीक है, अब समस्या क्लियर, समस्या दूर हो गई। चलिए अब देखिए आगे, यदि इसके 1 एम्पियर पर सेकंड हो तब M इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस ES मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए तो M इक्वल टू कितने मिलेगा, माइनस ES मिलेगा। और माइनस ES है क्या, ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि उसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, बटे dt लग गया तो परिवर्तन की दर। ठीक है, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, या यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो द्वितीय कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। सिंपल, चीजें समझ में आ गई। इसी तरीके से आप लोग करेंगे स्वप्रेरण गुणांक का भी। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, स्वप्रेरण गुणांक का जो है डिराइव करना है, और उसको भाई झंझट लग रहा होगा व्हाट्सएप भेजने में, मत भेजना, सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, या अगर कहीं डाउट आता है तो भी पूछ लेना, सर यहाँ पे दिक्कत आई है बता दीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये सेशन जो है आप सभी को पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार फिर से सभी लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों में कर दीजिए, जिससे वो भी जो है इन टॉपिकों को देखकर अपना तो तैयारी जो है बेहतर कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे जो है हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सिंपल बात है कि जो है
आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी डाउट हो पूछते रहिए, ठीक है। अब डाउट के नाम पे जो है कुछ भी फ़ोटो खींच के मत भेज देना कि सर इसको बता दीजिए। तो जो सिंपल क्वेश्चन है उसको जो आप लोग सॉल्व कर लिया करिए, ठीक है। जो बिल्कुल फार्मूले पर हैं उसको सॉल्व कर लिया करो यार। हाँ, जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है या कहीं समस्या वाली क्वेश्चन वाकई में रहे उसको पूछो तो मुझे भी मज़ा आता नहीं। हाँ, कुछ दम है क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।